1 साल के अंदर आपने सिलेक्शन ले लिया और एज भी आपकी 19 से 20 साल रही है उस टाइम। क्या है नंबर ऑफ़ क्वालिटीज़ थे आपकी? डिपार्टमेंट में जब गई थी ना, तो मैं सबसे छोटी थी, तो मेरे कमिश्नरेट में गई तो सारे ऐसे बोल रहे थे कौन है वो 18 साल की उम्र में आ गई। मेरे पापा बोल रहे थे अभी तो इतनी सी थी, कल परसों तो इतनी छोटी सी हर रही थी, अब इंस्पेक्टर बन गई है तो। कितने घंटे पढ़ते थे? कैसा रूटीन होता था आपका? जैसे बहुत सारे बच्चे तो 4 सब्जेक्ट के हेर-फेर में फँस जाते हैं। ये यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, बच्चे ऐसे करते हैं एक बार इससे पढ़ लें, एक बार उससे पढ़ लिया, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उससे नहीं हुआ, उस वैसे मत कीजिए, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर पे ध्यान दीजिए। मैं बाहर कभी कोई कोचिंग वगैरह के लिए नहीं गई, मैंने 12th तक अपने गाँव से ही पढ़ाई की है। कॉलेज भी मैंने जो मेरे घर के पास जो कॉलेज थी वहीं से की है। तैयारी शुरू कैसे हुई? जो स्टार्टिंग के डेज़ थे, कैसे आपको पता चला एसएससी के बारे में? और फिर आपने बोला कि आपने कोचिंग वगैरह नहीं लिया है, कैसे घर से तैयारी शुरू हुई? हेलो, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एसएससी फैक्ट्री के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज के इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं कोमल जी। एसएससी सीजीएल 2023 से भी सिलेक्टेड है और एसएससी सीजीएल 2024 से भी सिलेक्टेड है। पहले इनकी लोकेशन थी शायद मुंबई। मुंबई और अभी ये चंडीगढ़ में पोस्टेड है। और ख़ास बात है कि 19 साल की उम्र में एक्साइज इंस्पेक्टर बनी है और राजस्थान से ही बिलोंग करती हैं। तो आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होगी और आपको इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, चाहे हम स्ट्रेटजी की बात करें या फिर मोटिवेशन की बात करें। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें। एसएससी फैक्ट्री को जिस तरीके से आप प्यार देते आए हो ऐसे ही प्यार देते रहें। सब्सक्राइब करें चैनल को, हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ जाएं। लगातार वहाँ भी हम आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें और लगातार एसएससी से जुड़ी अपडेट्स आपको शेयर करते रहते हैं। कोमल जी, स्वागत है एसएससी फैक्ट्री पर। थैंक यू। कैसे हो आप? बढ़िया। एक बार आप अपनी मुँह ज़बानी इंट्रो दे दीजिए। जी, मेरा नाम है कोमल और मैं राजस्थान से हूँ और मैं 2023 से जीएसटी इंस्पेक्टर मुंबई में सिलेक्शन हुआ था एंड 2024 से मेरे को जीएसटी इंस्पेक्टर चंडीगढ़ मिला है। ओके, कोमल जी आप राजस्थान में कहाँ से हो? जी, मैं चूरू से हूँ। आपके घर जैसे मैं पढ़ाई लिखाई की बात करूँ तो आप 19 साल में आप सिलेक्टेड हो चुके हो, है ना? सिलेक्शन ले लिया आपने 19 साल में। तो उससे पहले आपकी जैसे ग्रेजुएशन की बात करूँ, स्कूल की बात करूँ, थोड़ा पीछे अगर जाएँ तो कैसा रहा बैकग्राउंड? जी, मेरे जो स्टार्टिंग की मेरी एजुकेशन थी वो मेरी सारी गाँव से ही हुई है। मैंने 12th तक अपने गाँव से ही पढ़ाई की है एंड कॉलेज भी मैंने जो मेरे घर के पास जो कॉलेज थी वहीं से की है। तो मैं बाहर कभी कोई कोचिंग वगैरह के लिए नहीं गई और जो मेरी स्टार्टिंग की सारी एजुकेशन रही है वो घर से ही रही है। क्या किया ग्रेजुएशन में आपने? जी, मेरे बीएससी मैथमेटिक्स से की है। बीएससी किया आपने। कैसा था आपका? रेगुलर कॉलेज था, प्राइवेट था? रेगुलर कॉलेज ही था हमारा। कॉलेज जाना पड़ता था डेली? नहीं, ऐसे तो नहीं था। जो फर्स्ट ईयर था वो तो हमारा कोरोना में निकल गया क्योंकि मैं 2020 में मेरी 12th कंप्लीट हुई थी। उसके बाद 1 साल तो जाना ही नहीं पड़ा लॉकडाउन की वजह से एंड सेकंड ईयर में भी थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में तो कोरोना था तो सेकंड ईयर में भी नहीं गए, थोड़ा बहुत गए और थर्ड ईयर में भी थोड़ा बहुत। मैं कॉलेज जाती नहीं थी वैसे, नॉर्मली हमारे चल जाता था, वैसे एग्ज़ाम टाइम में जाना वैसे होता था। अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, माता-पिता क्या करते हैं? जी, मेरी फैमिली नॉर्मल मिडिल क्लास ही है। मेरे पापा बिज़नेसमैन है वैसे और मम्मी तो हाउसवाइफ़ ही है। तो घर में गवर्नमेंट जॉब से हम मतलब हाँ, पेरेंट्स से तो नहीं बट हम भाई-बहन ने स्टार्टिंग की है। ओके, आपके भाई-बहन भी कोई गवर्नमेंट जॉब में है? जी, हम पूर हाँ, 4 बहनें हैं और 1 हमारा भाई है। तो हम जो 4 सिबलिंग है वो तो गवर्नमेंट जॉब में ही है एंड 1 मेरी बहन अभी तैयारी कर रही है। अरे वाह! मतलब चारों भाई-बहन गवर्नमेंट जॉब में हैं और एक अभी तैयारी कर रही है, वो भी कहीं न कहीं गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ले ही लेंगे, जिस तरीके का अभी तक रुझान जो आ रहे हैं। ओके, कोमल जी मैं बात करूँ अगर आपकी कोचिंग्स वगैरह का और फिर तैयारी शुरू कैसे हुई? जो स्टार्टिंग के डेज़ थे, कैसे आपको पता चला एसएससी के बारे में? और फिर आपने बोला कि आपने कोचिंग वगैरह नहीं लिया है, तो कैसे घर से तैयारी शुरू करी? जी, मेरे को इस एग्ज़ाम के बारे में मेरे भाई से पता चला था। वो 2020 में से सेलेक्टेड है एज़ ए कस्टम ऑफ़िसर, मुंबई में ही है वो भी पोस्टेड। तो उसने जब एग्ज़ाम दिया तो उसने फिर मेरे को भी बताया, जब मैं सेकंड ईयर में थी तो उसने मेरे को बताया इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और बोला कि इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और जैसे कोरोना आ गया था उस टाइम ऑनलाइन कोचिंग का भी एक फ़्लो बन गया था। लोगों ने मतलब मोस्टली सारे आपको मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल होने लग गए थे। तो मेरे भाई ने भी ऑनलाइन ही तैयारी की थी एसएससी की और उसने मेरे को भी वही कंटेंट वगैरह सजेस्ट किया कि आप यहाँ से पढ़ो, इन टीचर से पढ़ो। तो मैंने भी ऑनलाइन ही प्रिपरेशन की है सारी। कितना टाइम लगा आपको पूरा सिलेबस करने में? सिलेबस एंड सिलेक्शन का जो मेरा फेज़ था वो हमने सेकंड ईयर में स्टार्ट किया एंड जब थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ, मेरा थर्ड ईयर मई में कंप्लीट हुआ था और जुलाई में अपना सीजीएल का एग्ज़ाम था 2023 का जो प्री था। तो मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था मई तक अपना। तो मेरे को पूरा 1 साल मान लीजिए आप, 1 साल लगा मेरे 1 को। साल आपको लगा। कैसे करी आपने? जैसे आपके भाई ने आपको स्ट्रैटेजी बताई पूरी। पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों के लिए एक रिकमेंडेशन है।
बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, घर पे रह के तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, कोई उनको गाइडेंस नहीं देने वाला है, कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, क्या पूरा उनका डेली का रूटीन होना चाहिए। तो इसके लिए आप मेंटर 365 गुरुकुल में जा सकते हो। यहाँ पर सौरभ यादव सर की गाइडेंस में आपको तैयारी कराई जाएगी। उन्होंने खुद 18+ एग्जाम क्रैक करे हैं। आपकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, आपकी लाइब्रेरी, फिजिकल, सारा कुछ आपका एक ही जगह पे करवाया जाएगा। तो जरूर आप विजिट करें मेंटर 365 गुरुकुल। उनके नए बैचेस आते ही रहते हैं लगातार, तो आप उनके नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। नंबर हमने सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जाकर विजिट करें। तो अगर आप, मैं इन बच्चों को बताना चाहूँ जो अभी तैयारी कर रहे हैं या फिर करेंगे आगे, तो कैसे शुरुआत कैसे करें। बहुत सारे बच्चे क्या है, सिलेबस में ही अटके पड़े होते हैं, उनका 1 साल 2 साल हो जाता है, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता। जैसे अभी आगे करते जाते हैं फिर पीछे भूल जाते हैं। तो शुरुआत आपने कैसे करी, किन सब्जेक्ट को पहले आपने कवर करा और कैसे पूरा आपका रूटीन रहता था? जी, जब स्टार्टिंग में मेरे भाई ने मेरे को बताया था, तो उसने मेरे को एक बार यूट्यूब पे 1-2 टीचर की क्लासेस दिखाए। जैसे उन्होंने सबसे पहले मेरे को गगन प्रताप सर की कोई मिक्सचर एलिगेशन की एक क्लास थी, उसने मेरे को यूट्यूब पे देख के ही बोला कि ये देख एक बार, तेरे को कुछ समझ आ रहा है क्या इसमें? तो मैंने वो क्लास देखी। मतलब मेरा बैकग्राउंड तो वैसे मैथमेटिक्स ही था, बट वो मैथ और ये मैथ बहुत अलग है। हाँ। और मेरा आरबीएसई बोर्ड था, तो उससे भी कोई रिलेट नहीं कर पाता, क्योंकि सीबीएसई का थोड़ा सेम होता है इससे, एसएससी से। तो मैंने वो क्लास देखी, तो मेरे को थोड़ा बहुत समझ आया, और मेरे को उनका जो टीचिंग का उनका वे था वो भी थोड़ा अच्छा लगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसने मेरे को गगन प्रताप सर का जीरो टू हीरो बैच था, वो उसने मेरे लिए परचेज किया। बोला इससे तू क्लासेस कंप्लीट कर सबसे पहले मैथ्स की। तो मैंने सबसे पहले जो मैथमेटिक्स था उसकी क्लासेस कंप्लीट की, एंड उसके बाद मैंने धीरे धीरे जो दूसरे सब्जेक्ट्स थे उनको टच किया। ओके। जैसे गगन प्रताप के जो कोर्स की बात करूं, जीरो टू हीरो, उसमें बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि 400 घंटे का कोर्स है, राइट? तो बहुत लॉन्ग पीरियड हो जाता है, उसको कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। हाँ, कैसे करा आपने? ये बैच मैं उन्हीं लोगों को सजेस्ट करूँगी जो अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में है, और लेकिन जो जिन्हें अभी एग्ज़ाम देना है उनको नहीं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि ये बहुत लंबा कोर्स है। अगर आपको इसमें एकदम ज़ीरो से स्टार्टिंग होगी, और बहुत लेंथी क्लासेस है। मैं भी थक जाती थी, पूरे दिन की 3 क्लासेस देख-देख के। स्टार्टिंग में तो मैंने जैसे क्लास स्टार्ट की थी, तो मेरे को इतना लंबा लगता था। मैं उसमें क्लासेस देख रही हूँ, मैं उसमें नोट्स भी बना रही थी, उसके क्वेश्चन सर करवा रहे थे, वो लिख ही रही थी, बस लिखे ही जा रही थी मैं। मैंने ध्यान कुछ नहीं दिया। बट जब मैंने भाई ने मेरे को बोला कि ये थोड़े पीवाईक्यू वगैरह देख इनके, तू कर रही है, तेरे को कुछ पता तो चल रहा है क्या? तो मैंने पीवाईक्यू देखे, नहीं बन रहे थे मेरे से। तो मेरे को समझ आया भाई अपन को कोर्स कंप्लीट नहीं करना है, अपन को कोर्स समझना भी है। फिर मैंने उसके नोट्स बनाने छोड़ दिए। मेरे को पता था नोट्स अब सर की पीडीएफ है वो मिल रही है, बट मैं वैसे लिख लेती थी। जैसे कोई कॉन्सेप्ट आ गया बीच में, अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले आ गए या ट्रिग्नो के कुछ फॉर्मूले आ गए, तो वो लिख लेती थी मैं एक नोटबुक में। बट लास्ट में वो नोटबुक भी मैंने नहीं पढ़ी थी। बट एक पॉइंट पे आपको लिख लेना चाहिए, क्योंकि आपके वो जैसे-जैसे आप लिखेंगे आपके वो रिकॉल होती जाएगी वो चीज़ें। तो मैं वो लिख लेती थी, और मैंने बहुत क्लासेस देखी हैं। एक दिन में मैंने 4-4 क्लासेस भी कंप्लीट की हैं सर की। ओके। क्योंकि मेरा जो मेन फ़ोकस था वो मैथ पे ही था स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरे को मैथ कंप्लीट करनी है। वो सबसे लेंथी पोर्शन था उस टाइम में। और उस टाइम तक वो जैसा वो पैटर्न आ रहा था कि उस टाइम पैटर्न भी चेंज नहीं हुआ था, तो हमें तो लगता था मैथ और इंग्लिश का वेटेज ही ज़्यादा है मेंस में, क्योंकि 200 क्वेश्चंस आते थे। तो मैंने पहले मैथ्स कंप्लीट की, उसके बाद मैंने दूसरे सब्जेक्ट में आई मैं। जैसे मैथ की मैं बात करूँ तो बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, क्लास कंप्लीट कर ली, सर की जो सीट उन्होंने प्रोवाइड करे वो भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन जब मॉक दे रहे होते हैं तो कोई ऐसे क्वेश्चंस उनके सामने आते हैं कि उनसे बन नहीं होते, और वो जब देखते हैं उसमें भी नहीं कराया हुआ होता है, तो फिर क्या करते हो आप ऐसे? अब जैसे आप मॉक दे रहे हैं या सेक्शनल मॉक दे रहे हैं मैथ्स के, तो अब मॉक में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 25 क्वेश्चन है, उनमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने फर्स्ट टाइम देखे होंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ऐसे कर रहे हैं, उनको ध्यान से कर रहे हैं, दूसरी बार में जब आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं, उसको ध्यान से कर रहे हैं, और नेक्स्ट मॉक में आपके वो सेम क्वेश्चन आ रहा है और आपको उसको कर पा रहे हैं, तब तो सही बात है, आप सीख रहे हैं अपने मॉक से पिछले वाले से। बट बहुत सारों के साथ ऐसे होता है, मेरे साथ भी होता था, मैं सेम ही मिस्टेक सेम टाइम अगले वाले में वही कर रही हूँ। तो मैंने ऐसे किया कि उन क्वेश्चंस को राइट डाउन कर दीजिए, या उस आप जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको राइट डाउन कर लीजिए, एंड मॉक से पहले वो आप वैसे वो देखते रहिए, हफ्ते में एक बार वो सारे देख लिए आपने, इस टाइप में हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस। जैसे बहुत सारे बच्चों को क्या दिक्कत आती है, जब मैथ की क्लास ले रहे होते हैं हम्म। तो वो एक क्लास को कंप्लीट करने में उनको 2-3 घंटे लग जाते हैं, है ना? जैसे कि वो टीचर देख रहा है फिर पॉज करके उसको नोट करते हैं, तो आप कैसे पूरा क्लास देखते थे कि ताकि जल्दी जल्दी आप क्लास खत्म कर पाओ?
जी, मैं स्टार्टिंग में तो मैंने जैसे बताया मैं नोट कर लेती थी, बट वो बहुत लेंदी मेथड हो जाता था और मेरा ध्यान फिर नोट करने पे ही रहता था। मैं उसका कॉन्सेप्ट बहुत कम समझ पाती थी। तो फिर मैंने ऐसे किया कि सर जैसे करवा रहे हैं, उन्होंने क्वेश्चन करवाया, मैंने समझ लिया। फिर सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही देते हैं नॉर्मली कि अब ये करिए, तो मैं उस टाइम पॉज़ कर लेती थी। वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं खुद प्रैक्टिस करके उसे सोल्व करने की कोशिश करती थी। ओके। अभी जैसे मैं इंग्लिश की बात करूँ आपकी, तो इंग्लिश शुरुआत में कैसी थी आपके स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम में? फिर आपने कैसे इंग्लिश का तैयारी वैसे मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, बट मेरी जो जैसे मैंने बताया मैंने गाँव से ही की है, तो गाँव वाली इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम नॉर्मली बराबर ही होती है, बस उनमें बुक्स इंग्लिश में होती हैं, तो उतनी मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। मतलब मेरे को ऐसे इंग्लिश से डर भी लगता था। तो स्टार्टिंग में मेरी एक फ्रेंड का कोर्स ले रखा था उसने, जो हमारे गोपाल वर्मा सर हैं करियरविल से थे, उनका तो मैंने उन्होंने उनका कोर्स देखा था, तो मेरे को कुछ कॉन्सेप्ट उसमें से समझ आए, कुछ मैंने यूट्यूब वगैरह पे इधर-उधर देखा, तो मेरे को काफ़ी इंग्लिश मेरी थोड़ी क्लियर हो गई। फिर जो मेरी इंग्लिश मेन इम्प्रूव हुई थी, वो मैंने मॉक से इम्प्रूव की थी। सेक्शनल मॉक मैंने इतने दिए ना इंग्लिश के, जैसे लगभग मैंने 300 तक तो दे ही दिए होंगे। अच्छा। क्योंकि जो सारे सीजीएल के दिए मैंने, सीएचएसएल के दिए, सीपीओ के दिए मैंने, एंड जीडी, एमटीएस जितने भी मेरे को सेक्शनल मॉक टेक्स्ट बुक पे मिले मैंने सारे दे दिए। और जैसे मैं हाँ, दिन के मैं 4-5 मॉक दे लेती थी इंग्लिश के सेक्शनल वाले। उसमें मैं ऐसे करती थी कि जैसे नई वोकैब आ गई उसमें, तो मैं उसे नोट डाउन कर लेती थी, एक कॉपी बना रखी थी मैंने, एंड मैं उसको पढ़ती रहती थी। बट लास्ट में मैंने उस पे थोड़ा कम ध्यान दिया, बट मेरे को पता है मैंने जब मैं लिखती थी तो माइंड में बहुत वो अच्छे से चीज़ें जाती हैं, तो मैंने लिखना प्रेफ़र किया उसमें। और मेरी इंग्लिश में स्टार्टिंग में मैं बहुत कम मार्क्स आते थे, 30 के अराउंड ही रहते थे। फिर मैंने जैसे-जैसे इतने सेक्शनल मॉक दिए, मेरे काफ़ी इम्प्रूव होके 45 तक चले गए थे मार्क्स। ओके। फाइनल एग्ज़ाम में कितने आए थे? आई थिंक मैं प्री का रिकॉल कर पा रही हूँ, तो वहाँ पे मेरे हो गए थे शायद 44 थे आई थिंक प्री में। जो मेरा ओवरऑल स्कोर था वो टोटल मिला के 168 के अराउंड था। ओके, वोकैब के बारे में थोड़ा पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वोकैब में बहुत फँस जाते हैं। वो भूल जाते हैं, याद नहीं कर पाते। जैसे एक बुक आती है ब्लैक बुक, हाँ जी, बहुत सारे बच्चे ब्लैक बुक से करते हैं। आपने कहाँ से करा? मैंने भी ब्लैक बुक से ओके, किया। तो उसको कैसे कंप्लीट करा? मतलब कैसे उसको रिवाइज़ करते थे आप? क्या रिवाइज़ का आपका साइकिल होता था, ताकि वो पूरी बुक आपको याद रहे एग्ज़ाम तक? जी, मैं ऐसे करती थी, मैं सेट ले लेती, जैसे 20 का मैंने ओडब्ल्यूएस वो ले लिए, वन वर्ड ले ली, हुँ। 20 सिनोनिम ले लिए, 20 एंटोनिम ले ली और 20 जो आइडियम्स होते थे वो ले लिए। तो मैं एक मतलब ऐसे रखती थी, सुबह का स्लॉट रखती थी मैं नॉर्मली, सो मैं सुबह सारे पढ़ लेती थी उनको, फिर ऐसे नोट डाउन भी कर लेती थी, बट ऐसे नॉर्मली वैसे नहीं नोट्स बना रही हूँ, बस ऐसे नोट डाउन लिख-लिख के पढ़ने की मेरी एक आदत थी, तो मैं ऐसे तो वो कर लेती थी। एंड नेक्स्ट डे मैं उन्हें एक बार रिवाइज़ कर लेती थी, क्योंकि मैं मार्क लगा देती थी कि ये मेरे को नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट डे जो मार्क्स वाले थे मैं उनको कर लेती थी। फिर नेक्स्ट डे भी मैंने ऐसे-ऐसे सेट करके मैंने प्री से पहले शायद 2 बार प्ले बुक रिवाइज़ कर लेती थी। ओके, पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन के लिए कैसे? पैसेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने प्रीवियस ईयर किया था सारा। पिनेकल जो बुक आती है उसमें पीवाईक्यूज़ वगैरह मिल जाते हैं आपको सारे, तो मैंने स्टार्टिंग से सारे जो पैसेज थे वो सारे पैसेज सोल्व किए थे। और शायद मैंने यूट्यूब पे एक रानी मैम की क्लासेस वगैरह भी है ऐसे पैसेज कॉम्प्रिहेंशन्स के रिगार्डिंग, वो भी देखी थी मैंने। बहुत सारे जैसे टॉपर बोलते हैं कि रीडिंग भी करना चाहिए आपको, जिससे कि आपको पैसेज को पढ़ने में आसानी होती है, आपका एक हैबिट बन जाता है। हाँ, हैबिट तो बन जाता है। जैसे अगर आपका लॉन्ग टर्म में है तो आप रीडिंग कीजिए, जैसे इंग्लिश माध्यम का जो एडिटोरियल वगैरह आता है, मैंने भी वो किया था। बट मैं बोलती हूँ सबके अलग-अलग व्यूज़ होते हैं। जैसे मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यूअस मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा या मैंने कंटिन्यूअस एडिटोरियल पढ़ा है। मैं कर लेती थी वो एडिटोरियल, उससे काफ़ी अच्छा था। उसमें पहले एडिटोरियल करे जो उसमें नीचे क्वेश्चंस भी थे। अच्छा, अगर आपकी ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लग रही है तो आप उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। अभी जैसे जीके जीएस की बात करें तो कैसे करा अपना पूरा? जीके जीएस तो जैसे मेरा साइंस का बैकग्राउंड था, तो हिस्ट्री से तो नाता 10 हाँ, 10th हाँ। क्लास में ही छूट गया था। तो हिस्ट्री वगैरह पॉलिटी वगैरह तो ये तो थे नहीं मेरे सब्जेक्ट, तो फिर मैंने इनके लिए सबसे पहले जो लुसेंट बुक थी मैंने उसको नॉर्मल ऐसे लिया था बुक एज ए रेफरेंस मेरी, मैंने वो पढ़ी। नोट्स मैंने कुछ नहीं बनाए थे, ऐसे थोड़े बहुत बनाए थे, वो भी बाद में एग्जाम टाइम में नहीं याद आ पाते नोट्स, आप फिर ऐसे देखते हो कि यूट्यूब पे कोई जल्दी रिवीजन वाली देख ली ना। मैंने किसी का जीके के लिए कोर्स लिया, मैंने फिर परमार सर को फ़ॉलो किया था। मेरे भाई ने मेरे को मैंने प्री के टाइम तक भी मेरे को परमार सर का कोई आइडिया नहीं था। मैंने लुसेंट से पढ़ी, क्योंकि प्री में तो इतना वो आता है, करंट भी आती रहती है, तो आप श्योर नहीं हो सकते कि आप इतने अच्छे मार्क्स लाओगे। मेंस में काफ़ी वेटेज रह जाता है, तो उसके लिए मैंने परमार सर का जो उन्होंने करवा रखे थे यूट्यूब पे क्लासेस वगैरह, मेरे भाई ने बोला कि तू इन सर का देख, काफ़ी बच्चे इनसे पढ़ रहे हैं अभी। तो मैंने फिर उनका देखा,
तो मेरे को काफ़ी सही लगा उनका, और वो बार-बार बोलते रहते तो वो रिकॉल हो जाती है, उनकी क्लासेस बार-बार मैं रिपीट में देखती रहती थी, तो आपको ऐसा लगता है ना कभी-कभी सुन के भी कुछ अच्छा याद हो जाता है। तो मेरे को कई-कई क्वेश्चन ऐसे हमारे मेंस में आए थे तो मेरे को याद आ रहा था, हाँ, सर ने ऐसा कुछ बताया था वैसे करके। एंड उनके लास्ट में जो वन शॉट वगैरह आए थे मैंने वो 1-1 2-2 बार देख लिए थे, तो मेरी जीके वहाँ से हो गई थी ओके। ठीक। अभी जैसे मॉक टेस्ट की बात करें तो जब हम शुरुआत कर रहे होते हैं तैयारी की तो सेक्शनल मॉक टेस्ट ही लगाते हैं बहुत सारे बच्चे। हुँ। फुल लेंथ मॉक टेस्ट कब से लगाना शुरू करें आपने? और फिर वहाँ पे क्या होता है कि एक टाइम पे आके आपका स्कोर स्टक हो जाता है। जैसे किसी का 120 130 के आसपास, किसी का 110 से ऊपर नहीं बढ़ रहा होता है। उसमें सारा सिलेबस भी कर लिया, सारे टीचर ने जितने क्वेश्चंस बताए वो भी लगा दिए, फिर भी नहीं बढ़ रहा होता है। एक ऐसा फेज भी आता है। हाँ तो जी। थोड़ा मॉक टेस्ट के बारे में थोड़ा बताओ, कैसे कैसे आपकी पूरी जर्नी आगे बढ़ी, कैसे कैसे मार्क्स आपके इंक्रीज हुए? जब मैंने 22 में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, फिर मैंने मॉक टेस्ट तो काफ़ी टाइम तक नहीं दिए। मैं ऐसे ही नॉर्मली जो पीवाईक्यू जैसे मैं ऐसे देख लेती थी, मैथ्स के ज्योमेट्री के सारे पीवाईक्यू तो मैं उसमें सॉल्व करके उसमें ऐसे देखते रहते थे। बट एक पॉइंट के बाद मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट किए, तो मैं ऐसे नहीं था कि मैं डेली देती थी, जो मैं ऐसे ही दे लेती थी, महीने में 2 दे लिए क्योंकि सिलेबस सारा कंप्लीट नहीं हुआ था तो उतना वो कुछ नहीं हो पाता। फिर सारा सिलेबस जब मेरा कंप्लीट हो गया था, उसके बाद मैंने फुल लेंथ मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए थे। क्योंकि मेरा मई में एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था और जुलाई में सीजन था, तो मेरे को पता था अब स्पीड भी बनानी है अपन को और मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस भी करनी है, तो मैंने मॉक टेस्ट डेली का मॉक टेस्ट लगाती थी मैं। एंड जो लास्ट में 15-20 दिन रहे थे, तब मेरे भाई ने बोला था कि अब तू 2-2 मॉक टेस्ट लगा, क्योंकि एक टाइम पे मेरा भी स्टक हो गया था। आप जैसे बता रहे, मैं 130 नंबर से ऊपर बढ़ता ही नहीं था। मैं भाई को बोलती थी, "क्या हो गया है मेरे नंबरों को? मैं पढ़ तो मैं रोज़ ही रही हूँ, बट डेवलपमेंट क्यों नहीं आ रही हूँ? नंबर्स में क्यों नहीं दिख रहा है?" तो उसने बोला कि, "तू कर।" मैंने धीरे-धीरे किया, धीरे-धीरे मैंने फिर हर मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे ध्यान देने लग गई। फिर मैंने मैथ के भी बहुत सेक्शनल लगाए, जैसे मैंने आपको बताया इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए भी मैंने बहुत सारे सेक्शनल लगाए, तब जाके फिर मेरे सारे टोटल मार्क्स वैसे बढ़ने लगे। फिर मैंने जब 130 वाला क्रॉस कर लिया ना, उसके बाद जो सैटिस्फैक्शन थी ना कि भाई खत्म हो गया ये वाला फेज़। फिर नंबर बढ़ने लगे आपके, 130 से मेरे 140 भी आ रहे थे, 145 भी आ रहे थे, बट मेरे मार्क्स में कभी 160 नहीं आए। बट हाँ, पीवाईक्यू देने स्टार्ट किए थे फिर मैंने। जो लास्ट के 15-20 दिन थे उसमें मैं सुबह दे लेती थी, मॉक दे लेती थी और शाम में पीवाईक्यू दे लेती थी। तो पीवाईक्यू में मेरा 160 तक स्कोर चला जाता था। तो लास्ट टाइम में मैंने 2-2 मॉक देने स्टार्ट कर दिए थे, एक सुबह एक शाम में। तो प्री से पहले मेरे 80 से 90 प्लस मैंने मॉक दे लिए थे। ओके। अच्छा, ये तो आपकी स्ट्रेटजी की बात कर ली, हमने सारे सब्जेक्ट का डिस्कशन कर लिया। अभी जैसे मैं आपके पूरा रूटीन की बात करूँ, डेली रूटीन का, क्योंकि आपने 1 साल के अंदर पूरा सिलेबस खत्म करा है ना? तो आप कितने घंटे पढ़ते थे? कैसा रूटीन होता था आपका? जैसे बहुत सारे बच्चे तो 4 सब्जेक्ट के हेर-फेर में फँस जाते हैं कि कैसे इनको मैनेज कर रहे हैं, 2 घंटे इंग्लिश को पढ़ें, 2 घंटे मैथ को पढ़ें, या फिर 2 सब्जेक्ट पहले खत्म कर दें, तब 2 सब्जेक्ट पकड़ें। कैसा रहता था पूरा आपका? जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मैं भी कॉलेज में ही थी, मतलब ऐसा दिमाग बच्चों वाला ही था मेरा। मेरे को ऐसे ही था कि हाँ, जॉब लगनी है, बट अभी एज नहीं हुई है, 18 प्लस के बाद लग ही जाएंगे जॉब तो मैंने इसे लाइटली लेके पढ़ा था स्टार्टिंग में। तो पहले मेरे को ऐसा था कि मैं जल्दी से कोर्स खत्म करूँ, जब तक वो क्लासेस का वो ऐसा दिखता था ना कि इतनी क्लासेस पढ़ी है मेरे मैथ की, मैं जल्दी से इनको ख़त्म करे पहले। तो मैं पहले था कि मैथ ख़त्म कर दी, फिर इंग्लिश के धीरे धीरे क्लियर हुए। रीजनिंग के लिए तो कोई कोर्स कभी किया ही नहीं, क्योंकि मैं ऐसे बता रखा था कि आप रीजनिंग नॉर्मली मूव से हो जाती है आपकी उससे सारी। एंड कुछ 1-2 होते हैं वो आप यूट्यूब पे ऐसे कर लीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर। और जीके का वही है, जीके तो जितनी पढ़ो उतनी कम है। तो वो साथ में धीरे-धीरे थोड़ी-थोड़ी चलती रहती थी। तो मैं स्टार्टिंग में घर पे ही रहती थी, जो हमारे घर पे कोई बच्चे-वच्चे तो है नहीं छोटे कि डिस्टर्ब हो। और मैं और मेरी बहन थे और बाकी सब लोग बाहर ही रहते थे, भाई एंड तो इतना डिस्टर्बेंस कुछ नहीं था। तो घर पे सुबह-सुबह ऐसे बैठे, मतलब 9 बजे तक फ्री हो जाते थे सुबह। फिर 9 से थोड़ा 1-2 घंटे, 2-3 घंटे क्लासेस देखी। फिर ऐसे घर में थोड़ा बहुत, थोड़ा तो डिस्टर्ब होते ही हैं कि ऐसे थोड़ा काम बाहर भी करना पड़ता है। हाँ, काम भी करना पड़ता है, मम्मी की हेल्प भी कर देते थे। तो ऐसे ठीक है, दिन के मैं 4-5 घंटे निकाल देती थी जो प्रोडक्टिव थे, बाकी क्लासेस वाले भी थोड़े निकलते थे जल्दी में। पहले स्टार्टिंग में मेरे को क्लासेस कंप्लीट करनी थी, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही टाइम दिया था क्लासेस के बाद। और ऐसे सेल्फ स्टडी पे बहुत कम दे रखा था स्टार्टिंग में। फिर जब मेरा कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मेरे को उस टाइम भी श्योर नहीं था कि मेरी हाँ, मतलब हाँ, कि मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि उसमें ऐसा होता है ना कि आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी जो नोटिफ़िकेशन की डेट है, स्टार्टिंग वालों में ऐसा होता था। बट जब नोटिफ़िकेशन आया उसका सीजीएल का 2023 का, तो उसमें ऐसे था 1 अगस्त तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो मैंने भाई को भेजा, मैंने बोला, "भाई मैं एग्ज़ाम दे सकती हूँ?" उसने बोला, "बढ़िया है, तो लग जा।"
तो मैंने उस टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली, बट उसी टाइम मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम थे मई में, तो उसका भी पढ़ना था क्योंकि उसमें फ़ेल हो गए तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो उसका भी मैं पढ़ ही रही थी, साथ में उसका भी पढ़ रही थी। फिर मई में जब फाइनली मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हुए, बट उस टाइम मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा था, तो डिस्टर्बेंस हो जाता है, उससे आवाज़ें वगैरह हो रही थी। तो मेरे भाई ने बोला कि आप बीकानेर वगैरह हमारे पास में वही है, उधर चले जाइए। एंड उधर जाके हमने लाइब्रेरी जॉइन कर ली, रूम ले लिया हमने, मैं और मेरी बहन ने। तो उधर जाके लाइब्रेरी जॉइन की। मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था शायद 21 मई को, और हम 23 को उधर चले गए थे। मेरे को पता था मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है, 2 ही महीने हैं मेरे पास, क्योंकि मेरा जुलाई में एग्ज़ाम था, 18 जुलाई को ऐसे करके। तो मैं उधर चली गई, हमने लाइब्रेरी जॉइन कर ली। मैं सुबह 8 बजे लाइब्रेरी पहुँच जाती थी और मैं शाम में 8 बजे वापस आती थी। खाना-वाना मैं सुबह बना के ले जाती थी। लाइब्रेरी में खाया, खा के 15-20 मिनट थोड़ी रेस्ट की, फिर वापस पढ़ने लग जाते थे। हाँ, ओके। अब ये पढ़ाई के दौरान ना बच्चा थोड़ा अकेला भी फ़ील करता है क्योंकि घंटों वो पढ़ाई कर रहा होता है, तो बाकी सारी चीज़ों से वो कट हो जाता है, सोसाइटी से, थोड़ा एंटरटेनमेंट से, सोशल मीडिया से भी कट हो जाता है। तो बहुत लोनलीनेस भी एक बच्चे के अंदर आ जाता है। बहुत सारे बच्चे तो 2-2 3-3 साल तैयारी करके डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। आपका मोटिवेशन का सोर्स क्या था? कहाँ से एक ताकत मिल रही थी आपको? कहाँ से मोटिवेशन मिला था कि नहीं मुझे घंटों पढ़ के बैठ पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है? मेरी मोटिवेशन का सोर्स मेरी फैमिली रही है सबसे पहले। एक तो मेरे पापा, जिन्होंने मेरे पे इतना बिलीव किया कि हाँ बेटा तुम कर सकते हो। उनका ऐसे था कि उन्होंने स्टार्टिंग से बहुत स्ट्रगल देखा है, एंड तो मेरे को उन्हें पता था कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत स्ट्रगल है, और उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर में जो देखते हैं हम घरों में, उन्हें पता था इसमें जॉब सिक्योरिटी है, बच्चों की लाइफ अच्छी होगी, तो उन्होंने मेरे पे बिलीव किया। तो वो सबसे पहला फैक्टर है। जैसे भी आप मैंने आपको बताया कि हम 4 बहनें हैं और 1 भाई है, और हम नॉर्मली गाँव हैं, एकदम जो आप बता सकते हो वैसे गाँव राजस्थान में। तो उन्होंने जो सपोर्ट दिखाया अपने बेटियों के लिए, हम सबको पढ़ाया, और हम जब अभी इस मुकाम पे हैं सारे, मतलब जॉब कर रहे हैं एकदम अच्छे से। तो फर्स्ट मोटिवेशन का सोर्स तो वही था कि पापा को प्राउड फील करवाना है। एंड सेकंड, जब मेरा भाई लग गया था तो उसने मेरे पे बहुत बिलीव मतलब ऐसे दिखाया उसने मेरे को कि हाँ, तू कर सकती है। वो जब भी मतलब ऐसे मेरे से बात करता था ना, तो मेरे को ऐसे हाँ, डेली डोज़ था मेरा मोटिवेशन का वो तो। वो हमेशा मेरे को शाम में कॉल करता था। वो मेरे को पूछता था, "क्या पढ़ा आपने? कैसे पढ़ा है मतलब, और क्या इम्प्रूवमेंट करनी है?" वो मेरे को डेली बताता था, "तेरे को ये दिक्कत आ रही है।" मैं मेरे को ऐसे बहुत दिन याद है, मैं रोने लग जाती थी कि भाई नहीं हो रहा, इतने नंबर बढ़ ही नहीं रहे। मैं सुबह मैंने मॉक दिया, मेरे नंबर नहीं आ रहे। फिर ऐसे थोड़ी देर के लिए डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे। मैं भी जाती थी, मैं रोने सी लग जाती, रो के फिर वापस मुँह धो के आती, लाइब्रेरी में वापस बैठ जाती पढ़ने। पढ़ना तो है ही, ऐसे डिप्रेशन में जाने से या रोने से कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही था, तो फर्स्ट वही है, मेरी फैमिली है मेरे मोटिवेशन का सोर्स। ओके, यहाँ पे मैं बच्चों को भी एक बात बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे बच्चों के आसपास नेगेटिव पीपल होते हैं जो उन पे विश्वास ही नहीं जता रहे होते हैं, ट्रस्ट नहीं कर रहे होते हैं और उनको बोल रहे होते हैं कि भाई तू नहीं कर पाएगा, इसमें बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा लोग हैं इसमें। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहना चाहिए बच्चों को। जैसे आपके केस में बात करूँ तो आपके भाई था जो आपको हमेशा ट्रस्ट करता था, आपको पॉजिटिव वाइब देता था। तो पॉजिटिव लोगों को आसपास रखना, ऐसा मतलब बच्चे करें तो थोड़ा जर्नी ईज़ी हो जाती है मेरे हिसाब से। ये बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। आपको एक पर्सन चाहिए जिस पे आप रिलाई कर सकेंगे, जो आपको ऐसे बोल रहा है कि हाँ भाई तू कर लेगा, और मेरे लाइफ में वो मेरा भाई है। 100%। ओके, अभी जैसे मैं कुछ मिस्टेक्स की बात करूँ, कुछ गलतियों की बात करूँ, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या गलतियाँ बच्चा कर रहे होते हैं, जिनकी वज़ह से उनका एक जो तैयारी का फ़ेज़ होता है बहुत लंबा हो जाता है, 3 साल, 4 साल? जैसे आप लाइब्रेरी में भी रहे हो, तो अभी आस-पास आपने लोगों को ऑब्ज़र्व करा होगा स्टूडेंट्स को, जो बहुत ज़्यादा ऐसी गलतियाँ कर रहे होते हैं, जैसे टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, बाहर चाय पी रहे होते हैं जाके बार-बार, है ना? तो क्या क्या ऐसा लगता है, क्या ऐसी गलतियाँ बताना चाहोगे जो आने वाले एस्पिरेंट्स ध्यान में रखें? एक तो आप मल्टीपल सोर्स पे से रिलाई मत करिए। आप जो आपके पास सोर्स है, आप उस पे बिलीव रखिए। एंड इतना कंटेंट मिल रहा है आपको, बहुत सारा कंटेंट, आपको उसमें से चूज़ करना है कि कौन-सा कंटेंट एग्ज़ाम रिलेटेड है। अब आप देख लीजिए यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, बच्चे ऐसे करते हैं, एक बार इससे पढ़ लिया, एक बार उससे पढ़ लिया, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, उससे नहीं हुआ। उस वैसे मत कीजिए, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर पे ध्यान दीजिए कि मेरे को मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ऐसे नहीं है कि अब वो टीचर अच्छा पढ़ा रहे तो उनके पास चले जाएँ, वो अच्छा पढ़ा रहे तो उनके पास चले जाएँ। एंड सेकंड जो मैं आपको बताती हूँ, आप अपना फ्रेंड सर्कल थोड़ा पढ़ाई वाला रखिए, तो आपको भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। वो जो आपके सेम रिलाई कर रहे हैं, जो सेम उससे पढ़ाई कर रहे हैं या सेम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डेली पता चलता रहेगा आपका प्रोग्रेस कहाँ है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं साथ वाले। ओके। अभी जैसे मैं आपके यूनिफ़ॉर्म की बात करूँ क्योंकि एक्साइज़ इंस्पेक्टर को जब बच्चे
देख रहे होते हैं तो एक मोटिवेशन आता है यूनिफॉर्म से कि 3 स्टार उनके शोल्डर पे है। और आप तो 19-20 साल की उम्र में आपने यूनिफॉर्म पहनी, तो कैसा वो पल था यूनिफॉर्म जब आपने पहनी? कैसे आसपास के लोगों का रिएक्शन था कि अभी तो एक इतनी छोटी सी थी, अभी 3 स्टार वाली वर्दी पहन ली इसने, कैसा था? ये तो मेरे को बहुत सुनने को मिलता है। मेरे डिपार्टमेंट में जब गई थी ना, तो मैं सबसे छोटी थी, तो मेरे कमिश्नरेट में गई तो सारे ऐसे बोल रहे थे कौन है वो 18 साल की उम्र में आ गई। तो फिर वो काफ़ी अच्छी फीलिंग थी। एंड जब यूनिफॉर्म की बात करते हैं, तो मैं फर्स्ट टाइम जब सिलेक्शन होने के बाद घर गई थी, जब मतलब जॉब करके 1-2 महीने बाद, तो मेरे पापा मतलब घर वाले ने बोला था बेटा यूनिफॉर्म लेके आना, मेरे को देखना है तुम्हें। तो मैं यूनिफॉर्म लेके गई थी। एंड जब मैंने घर वालों के सामने पहना, मेरे पापा की जो स्माइल थी या मेरे घर वालों के सामने, मतलब मेरे दादा दादी उनके साथ, उनको ऐसे जो फीलिंग आई थी मेरे को, मेरे पापा बोल रहे थे अभी तो इतनी सी थी, कल परसों तो इतनी छोटी सी हर रही थी, अब इंस्पेक्टर बन गई है। तो काफ़ी अच्छी फीलिंग होती है। आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो प्राइड फील होती है। एंड ऐसे भी है जो जॉब आपको आपका मतलब डेली का जो है उसकी आपको रेस्पेक्ट भी करनी चाहिए। ओके, हर पोस्ट का ना कुछ प्रो एंड कॉन्स होते हैं ना। तो अगर जीएसटी इंस्पेक्टर की बात करूँ और फीमेल पर्सपेक्टिव से बात करूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म पोस्ट पे कम ही फीमेल होते हैं, आपके डिपार्टमेंट में आपने देखा होगा कि बहुत कम फीमेल होंगे, तो क्या कैसा अनुभव है आपका? क्या आपको लगता है क्या प्रो एंड कॉन्स है? क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को आना चाहिए? जी, अब तो हम देख रहे हैं जैसे पहले के, जैसे हमारे डिपार्टमेंट में हम देखते हैं, पहले तो बहुत कम लड़कियां थी, बट अब है ना लड़कियों की जो आ रही है, जो नंबर है वो बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है, पहले लोगों को लगता है कि मतलब इंस्पेक्टर है या यूनिफॉर्म है तो फील्ड वर्क रहता होगा बहुत सारा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको दोनों टाइप के वर्क मिलेंगे इस जॉब में। फील्ड वर्क भी है आपका, एंड आपका जो डेस्क जॉब वाला वर्क है वो भी है। तो उस हिसाब से लड़कियों के लिए बहुत अच्छी जॉब है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें ऐसे भी नहीं है आपको आपको कोई नाइट शिफ्ट करनी पड़ रही है या आपको कुछ पूरे दिन बाहर काम करना पड़ रहा है। बहुत मतलब डिसेंट जॉब है, लड़कियों के लिए बेस्ट जॉब बता सकती हूँ मैं। ओके, क्या क्या पर्क्स रहते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर में? पर्क्स तो काफ़ी है, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, आप जब यूनिफ़ॉर्म पहनते हैं तो। यूनिफ़ॉर्म नहीं पहनते तो भी आप उसके जो आगे के इंस्पेक्टर नाम का जो जुड़ा होता है वो भी काफ़ी होता है आपके लिए। एंड इसमें है आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, इसमें डाइवर्सिफ़ाई है, जैसे आपको ऑडिट में काम किया, अपील में काम किया, आपने डिवीज़न में काम किया, आपने एंटी विज़न में काम किया, आप डीआरआई पे जा सकते हो, डीआरएम में जा सकते हो, आप डीजीआई में जा सकते हो, इतना फ़ील्ड मतलब अलग-अलग फ़ील्ड है ना आपको। आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को आपको मिलेगा इसमें। ओके, अगर मैं जैसे आपकी कुछ नंबर ऑफ हैबिट्स या फिर नंबर ऑफ क्वालिटीज़ की बात करूँ, जिसकी वजह से आपका इतना जल्दी सिलेक्शन हो गया, 1 साल के अंदर आपने सिलेक्शन ले लिया और एज भी आपकी 19 से 20 साल रही उस टाइम, तो क्या क्या लगता है आपको, क्या है नंबर ऑफ क्वालिटीज़ थी आपकी? एक तो जो सबसे पहली चीज़ थी वो थी मैं कंसिस्टेंट थी। मैंने मेरा फ्लो नहीं तोड़ा कभी। मेरे को पता था मेरे को इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, मेरे को ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, मेरा माइंड क्लियर था उस चीज़ में। एंड सेकंड कि मेरे पास एक गुड मेंटर था, जो मेरे को बता सकता था आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। एंड जो थर्ड चीज़ है, मेरी मोटिवेशन हमेशा अंदर से थी कि मेरे को जॉब लेनी है। एंड लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के ज़माने में कि आप खुद इंडिपेंडेंट हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। एंड आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, आप सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट होगी। तो मेरे लिए अंदर से मोटिवेशन थी। एंड जो लोग मोटिवेशन बाहर से ढूंढते हैं वो टाइम मतलब बहुत कम टाइम के लिए होती है वो मोटिवेशन। नॉर्मली आपको अंदर से ही मोटिवेशन लाने की ज़रूरत है। ओके, ओके, अभी ये पॉडकास्ट के लास्ट में कुछ मैं पूछना भूल गया हूँ या फिर आपको कुछ ऐसा मैसेज देना है, तो लास्ट में एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या बोलोगे इस पॉडकास्ट के एंड में? मैं यही बोलूँगी कि आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं। एंड आप अपना 100% दीजिए कि कल को जाके आप फ्यूचर में ये नहीं सोचना पड़े आपको कि मैंने उस टाइम काश मैं उस टाइम अपना 100% दे देता। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। एंड जो मेरी जर्नी रही है, उसमें मेरे दोस्तों का भी बहुत बड़ा हाथ है। जो मेरा फर्स्ट टाइम सिलेक्शन था, उसमें तो मेरी फैमिली एंड जो मेरा भाई है, उसी का तो मेन वही था रोल। बट जो मेरा सेकंड टाइम सिलेक्शन रहा, उसमें मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। उन्होंने भी मेरे को जो मेरी कमियाँ हैं, वो बहुत सारी बताई है। एंड उन्होंने भी मेरे पे बहुत बिलीव किया है कि हाँ, तू कर सकती है, कोई ये तेरे लिए इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। सो थैंक्स टू देम। ओके, नाइस टू मीट यू कोमल जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके एंड वन्स अगेन सेम टू थैंक यू यू। सो मच।
आई होप साथियों कोमल जी की जर्नी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा कि इतनी छोटी उम्र में, मतलब छोटी उम्र ही कहेंगे, जिस तरीके से आप तैयारी देख रहे हो, लोग 28 28 30 30 साल के एज में भी एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और ये 19 साल की एज में एक्साइज इंस्पेक्टर बनी है। तो बहुत कुछ आपको इससे सीखने को मिला होगा। ऐसे ही इंटरव्यूज, ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए आप SSC फैक्ट्री चैनल से जुड़े रहिए, और बाकी आप हमारे सोशल मीडिया से पे आप जुड़ सकते हो। कोमल जी के भी आप यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हो, वहाँ भी ये आपको मोटिवेट करते रहते हैं लगातार। तो लिंक्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ तक पॉडकास्ट देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।